बायोलॉजी सीरीज़ के इस वीडियो में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज का जो हम लोगों का जो टॉपिक है वह है गोल्गी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्गी कॉम्प्लेक्स नाम से क्लियर अभी है कि एक वैज्ञानिक हैं इटली के, और वह एक बहुत ही फेमस न्यूरोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने 1898 में सबसे पहली बार आपको इस स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल को डिस्कवर किया हुआ भी है। और उन्होंने जो खोजा हुआ था एक आउल की वैरायटी है जिसका नाम बार्न आउल है, जो कि लगभग पूरी दुनिया में हर जगह पाया जाता है सिवाय एंटार्कटिका या पोलर रीजन को छोड़ करके। और उन्होंने जब डिस्कवर किया था बार्न आउल के, तो एक सेल है जो उनके ब्रेन के पार्ट में, जिसका नाम पुरकिंजे सेल है। पुरकिंजे सेल के अंतर्गत बार्न आउल में सबसे पहली बार इटली के न्यूरोलॉजिस्ट कैमिलो गोल्गी ने इसको डिस्कवर किया था। और उसी के रॉयल्टी के अकॉर्डिंग इस पूरे सेल ऑर्गेनल का नाम भी गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से आपको रख दिया गया। कॉम्प्लेक्स नाम इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि आपको अगर मार्फोलॉजिकल लेवल पर अगर देखा भी जाए तो जो गोल्गी बॉडी होता भी वो 3 अलग अलग पार्ट से मिलकर के बना हुआ होता है। एक है सिस्टर्नी है, दूसरा वेसिकल है, और तीसरा आपको टिब्यूल का पार्ट आपको होता भी है। अगर देखा ही जाए तो जो वेसिकल के जो पार्ट आपको होते भी हैं वो पूरे आपको सेल के अंतर्गत आपको सीरीज ऑफ फ्लैटेंड स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपको पाए जाते भी हैं। और इसी आपको वेसिकल के नेचर के अकॉर्डिंग इनको 3 अलग अलग कैटेगरी में आपको क्लासिफाई किया गया है। इसमें सिस, मिड और ट्रांस फेज के नाम से आपको जाना जाता भी है। हालांकि 2 का रोल काफ़ी मोस्ट डोमिनेंट है, अगर हम सिस की बात करें वह, और बेसिक ट्रांस की बात करें वह, क्योंकि इस सिस जो फॉर्म जो नाम दिया गया भी है, सिस का मतलब होता है फॉर्मेशन फेज और ट्रांस का मतलब होता है मैचुरेशन फेज, ट्रांसफर से भी बना हुआ भी है। होता क्या है कि हमारे बॉडी के अंतर्गत जहां गोल्गी बॉडी का काम क्या होता है, इसको ट्रैफिकिंग पुलिस ऑफ द सेल के एक निकनेम से भी इंडिकेट किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता भी है, जैसा कि आपको जानकारी होगी भी कि ट्रैफिक पुलिस का जो काम आपको होता है प्रायः ये चौराहे पर होते भी हैं, और आपको किसी भी चीज़ को किसी भी एंगल से कौन सी चीज़ कब कहाँ जाना है इसका पूरा जो डिसाइड है वह ट्रैफिक पुलिस जो है वो आपको नोटिस करता है। ठीक उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी आपको जितने भी प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं और भी ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स हैं वह कब कहाँ और कैसे जाना है, इसका पूरा जो आपको आइडेंटिफिकेशन है वह गोल्गी बॉडी की वजह से होता है। और इसीलिए गोल्गी बॉडी को हम या ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल के नाम से आपको जानते हैं। इसका जो मेन आधार है जो दिया गया भी है वो इसी वेसिकल के आधार पर दिया गया है। जो वेसिकल के अंतर्गत जो सिस फॉर्म होता भी है, जो आपको गोल्गी बॉडी के बेसल पार्ट में आपको इंडिकेट आपको होता भी है, उसमें आपको देखा जाएगा तो जो वेसिकल आपको होते भी हैं इसके अंतर्गत आपको जो लाइसोसोमल प्रॉपर्टी के एंजाइम पाए जाते भी हैं, और जिसकी वजह से ये धीरे धीरे आपको ट्रांस फेज तक आपको मूव करते भी हैं। और इसी की वजह से गोल्गी बॉडी का जो मेन फंक्शन जो आपको होता भी है वह प्राइमरी लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी आपको नोटिस किया जाता भी है। और इसी नेचर की वजह से ही आपको जो गोल्गी बॉडी का जो मेन फंक्शन है वह पैकेजिंग है। पैकेजिंग का मतलब यही होता है कि हमारी बॉडी में प्रोटीन, लिपिड और भी जितने भी चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करना, स्टोरेज करना, और जैसा बॉडी में जैसा रिक्वायरमेंट है सेल में उन सभी चीज़ों को आपको ट्रांसपोर्ट करने की पूरी फैसिलिटी आपको देखी जाती भी है। उसी को नोटिस करते हुए अगर देखा भी जाए तो पूरा जो गोल्गी बॉडी की जो पूरी प्रॉपर्टी है इसको प्लांट सेल में एक दूसरे नाम से इंडिकेट किया गया है जिसको डिक्टियोसोम बोला जाता भी है। डिक्टियोसोम क्यों बोलते हैं? डिक्टियो मतलब डेक्टाइल लगा हुआ है, सोमा। इसमें प्रायः प्लांट सेल में इसका आकार जो सिस्टर्नी का होता भी है वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में होता है, और लगभग वहाँ पर 2 से लेकर के 7 के आसपास सिस्टर्नी एक पैरेलल अरेंजमेंट में आपको डिस्क लाइक में पाए जाते भी हैं। इसलिए इसका नाम आपको प्लांट सेल में डिक्टियोसोम के निकनेम से भी आपको इंडिकेट किया गया भी है। अगर उसके फंक्शन के हिसाब से अगर हम बात करें तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का सबसे जो मेन फंक्शन तो आपको पैकेजिंग होगा, स्टोरेज आपको होगा, प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन आपको होगा क्योंकि इनका नेचर ही हाईली एसिडिक होता भी है। उसके हिसाब से अगर आपको देखा जाए तो एक्रोसोम का फॉर्मेशन भी होता है। एक्रोसोम जो होता भी है, अगर इसको समझना या देखना चाहेंगे तो अगर आप स्ट्रक्चर आप स्पर्म में अगर देखिएगा तो स्ट्रक्चर आप स्पर्म का जो एपिकल पार्ट होता है, किनारे वाला पार्ट होता है, नुकीला पार्ट होता है, वह एक्रोसोम उसको बोला जाता है। और इसका जो नेचर होता है वह हाईली एसिडिक होता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है हाईली एसिडिक होने की वजह से जब स्पर्म किसी ओवम के साथ मिलता भी है तो स्पर्म की वाल को तोड़ना और ओवम की वाल को तोड़ने में इसी एक्रोसोम का ही रोल होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत एक स्पेसिफिक
हाईली एसिडिक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम हाइलुरोनाइडेज होता है। इसी की वजह से आपको जो स्पर्म की जो वाल है वह टूटती है और फर्टिलाइजेशन में इसका आपको रोल आपको होता भी है। अगर उसी के अकॉर्डिंग अगर हम दूसरे सेल ऑर्गेनेल जिसका नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है अगर उसकी बात करें तो आपको पता भी होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो डिस्कवरी है वो पोर्टर ने किया हुआ भी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसी तरह काम करता है जैसे हमारी बॉडी में आपको बोन्स हैं। बोन का काम क्या होता है, हमारे पूरे बॉडी को एक आकार देना, शेप प्रोवाइड करना। ठीक उसी तरह से किसी भी सेल के अंतर्गत जो आपको फ्रेमिंग होता है, जो शेप देने का जो काम आपको होता भी है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से ही आपको होता है। अगर आप इसमें देख रहे होंगे तो एंडो है, प्लाज्मिक है और रेटिकुलम है। एंडो का मतलब होता है विद इन, प्लाज्मिक का मतलब होता है लिक्विड की तरह और रेटिकुलम का मतलब होता है रिबन लाइक स्ट्रक्चर। जिसका जो मेन अगर मिला दिया जाए, हमने कई बार कहा हुआ भी है साइंस में जो उसकी जो मीनिंग होती है टर्म को अगर आप डिफाइन कर लेंगे तो साइंस को पढ़ना बहुत ही आसान आपको हो जाता भी है। तो कहने का मतलब यही है कि आपको किसी भी सेल के अंतर्गत आपको धागे नुमा एक ऐसा स्ट्रक्चर जो आपको सेल के अंतर्गत आपको पाया जाता है उसी को ही आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया गया है। और इसका जो मेन फंक्शन होता है किसी भी सेल में आपको उसको फ्रेमिंग की पूरी प्रॉपर्टी को इंडिकेट करना है। अगर हम मार्फोलॉजी लेवल पर बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी 3 अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना हुआ भी है। इसमें भी सिस्टर्नी है, वेस्किल है और टिब्यूल है। सिस्टर्नी जो आपको होता है पैरेलल होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर में आपको पाया जाता भी है। अगर वहीं पर हम देखें कभी कभी क्या होता है कि सिस्टर्नी पर राइबोसोम पाया जाता भी है। तो राइबोसोम के पाए जाने की वजह से वो रफ सिस्टर्नी हो जाएगा और अगर राइबोसोम नहीं है तो उसको हम स्मूथ सिस्टर्नी के नाम से भी आप जानते भी हैं। वेस्किल जिसका आकार लगभग अंडे के आकार में देखा जाता भी है और जो शाखानुमा स्ट्रक्चर में होता है उसी को हमें आप ट्यूब्यूल के नाम से आप जानते भी हैं। अगर टाइप की हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप होते हैं और टाइप का जो मेन कैटेगरी दिया गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस या अब्सेंस ऑफ राइबोसोम के हिसाब से। अगर किसी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर राइबोसोम पाया जाएगा तो उसको हम रफ बोलते भी हैं या उसको ग्रेनुलर कणिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम जाना जाता भी है। और दूसरा होगा जहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ए ग्रेनुलर के नाम जानते। ए का मतलब होता है एब्सेंट, ग्रेनुलर मतलब कणिका और कणिका का जो मेन सेंस है यहाँ पर राइबोसोम से लिया गया है। आपको ये जानकारी होगी भी क्योंकि अगर आप बायोलॉजी से रिलेटेड अगर आप हैं तो आपको पता भी है कि राइबोसोम का मेन जो कार्य होता भी है वो आपको प्रोटीन के फॉर्मेशन में होगा। तो जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट जिसके पास आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा इसका जो मेन रोल आपको होता है वो प्रोटीन के फॉर्मेशन में होगा। वहीं पर जहाँ पर आपको राइबोसोम नहीं पाया जाएगा जिसको आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं उसका जो मेन रोल होगा वह लिपिड या फैट के डाइजेशन में या इन्वॉल्वमेंट में आपको देखा जाता भी है। अगर हम फंक्शन के हिसाब से बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन फंक्शन होता है स्टार्टिंग में हमने बोला था कि फ्रेमिंग का काम आपको होता भी है। इसके केस में अगर आपको देखा भी जाए तो लगभग हमारे बॉडी के अंतर्गत जितने भी आपको टॉक्सिक सब्सटेंस हैं उसको आपको बॉडी के बाहर करने का जो काम होता भी है इसको भी आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, इसलिए इसको डिटॉक्सिफिकेशन के नाम से जाना जाता भी है। इसका स्टार्टिंग में भी कहा गया भी है कि राइबोसोम के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर 2 कैटेगरी बनी है, रफ और स्मूथ। इसलिए प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में और लिपिड के मेटाबॉलिज्म में भी इसका आपको रोल देखा जाता भी है। और सेल डिवीजन के केस में सेल जब डिस्ट्रॉय हो जाती है, डैमेज हो जाती है तो फिर से नई सेल वाल के फॉर्मेशन होने में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आपको रोल आपको होता है। आपको ये जानकारी होनी भी चाहिए कि आपको जितने भी आपको सेल ऑर्गेनेल हैं ये बेसिकली आपको मैच्योर आरबीसी और प्रोकैरियोटिक सेल में आपको एब्सेंट होते भी हैं। तो आज के हमारे इस टॉपिक में जो मेन हमारा था वह गोल्जी बॉडी और आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रिमेनिंग और भी हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे।